Hello students, let's start fifth chapter of your macroeconomics book, money. Before understanding what is money, let's first understand what is barter system. Barter system is direct exchange of commodity for commodity. मतलब एक commodity के लिए दूसरा commodity, एक सामान के बदले दूसरा सामान. ये बहुत पहले की बात है जब बार्टर सिस्टम फॉलो हुआ करता था, जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था. तब लोग कैसे ट्रेड करते थे, एक कमोडिटी के बदले दूसरा कमोडिटी दिया करते थे. फॉर एग्जाम्पल मतलब किसी के पास ग्रेन्स है तो किसी के पास मिल्क था, तो अगर किसी को मिल्क की ज़रूरत है और उसके पास ग्रेन है तो उसको जो भी मिल्क प्रोवाइड कराएगा और जो भी ग्रेन्स लेने को तैयार होगा वो उसके साथ जाके ट्रेड कर लेगा. समझ में आया? फीचर्स क्या है? कैन बी प्रैक्टिकल ओनली इफ देयर इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मतलब क्या होता है? अगर ऐसा एक संयोग बैठेगा कि आप जो भी कमोडिटी ट्रेड करने को तैयार हो और आपको जो चाहिए वो किसी पर्सन के पास हो, मतलब अगर आप मिल्क दे के ग्रेन्स लेने को तैयार हो तो सामने वाला पर्सन मिल्क लेके ग्रेन्स देने को तैयार होना चाहिए. तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तभी बार्टर सिस्टम पॉसिबल है. मतलब अगर उसको वेट चाहिए लेकिन उसके पास मिल्क है और आपको मिल्क चाहिए लेकिन आपके पास ग्रेन है, तो आप मिल्क तो उससे ले लोगे लेकिन अपने पास ग्रेन्स है, वेट नहीं है, तो वहां पे दिक्कत आ जाएगी. इफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट डज नॉट एग्जिस्ट देयर विल बी ह्यूज ट्रेडिंग कॉस्ट. अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है तो ट्रेडिंग कॉस्ट होगी. ट्रेडिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ एंगेज इन ट्रेड, मतलब सर्च कॉस्ट या डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग. मतलब आपको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो आपके साथ ट्रेड करने को तैयार हो. मतलब आप जो देने को तैयार हो वो पर्सन वही प्रोडक्ट लेने को तैयार होना चाहिए और आपको जो चाहिए वो प्रोडक्ट उस पर्सन के पास होना चाहिए. तो ऐसा पर्सन सर्च करना, उसकी जो कॉस्ट होगी वो सर्च कॉस्ट है. और डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग क्या है? जब तक नहीं मिलेगा तब तक यूटिलिटी फुलफिल नहीं होगी, तो वो डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग है. मतलब वो आपको पर्सन मिले तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो डिसयूटिलिटी ऑफ वेटिंग है. विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सचेंज थ्रू बार्टर्स बिकम इम्प्रैक्टिकल. मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप होती गई वैसे ही बार्टर सिस्टम खत्म होता गया. क्लियर है? बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस क्या था, मतलब क्या क्या बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम आती थी और जिसकी वजह से मनी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा. तो सबसे पहले लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू, मतलब कोई भी कॉमन मेजर नहीं था. फॉर एग्जांपल मिल्क लीटर्स में मेजर होता है और वेट्स जो है वो केजी में मेजर होता है. तो केजी और लीटर को अपन कंपेयर नहीं कर सकते, उनके लिए कोई कॉमन मेजर चाहिए था, तो वो कॉमन मेजर मतलब यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं था. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, ऐसा पर्सन मिलना जो अपने पास जो प्रोडक्ट है वो लेने को तैयार भी हो और अपन को जो चाहिए वो प्रोडक्ट दे भी रहा हो, ऐसा पर्सन मिलना बहुत रेयर था. लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने पास अमाउंट नहीं होता तो अपन उसको बाद में पे करते हैं, लेकिन कमोडिटी के केस में बाद में पेमेंट वाला सीन नहीं था, उसको हाथों हाथ ही पेमेंट करना पड़ता था, तो फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल नहीं था. फिर क्या है? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, मतलब कुछ कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं, उनको स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल केटल, वीट, पोटैटोज वगैरह है वो सब खराब हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे. अब अपन को अगर पोटैटो को ट्रेड करना है तो अपन को ऐसा पर्सन जल्दी से ढूंढना पड़ेगा जो अपन को जो चाहिए वो देने को तैयार भी हो और पोटैटो उसके बदले लेने को तैयार भी हो. अगर जल्दी नहीं मिला तो अपन वो गुड को स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो खराब हो जाएंगे. तो ये सब प्रॉब्लम्स आती थी, इसकी वजह से मनी इंट्रोड्यूस हुई है. अब मनी इवोल्यूट कैसी हुई है? सबसे पहले कमोडिटी मनी होती थी. बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को मनी जैसे यूज करते थे, मतलब मनी के बदले कमोडिटी देते थे. फिर मेटालिक मनी आई. मेटालिक मनी क्या है? मेटल्स सच एज गोल्ड्स एंड सिल्वर्स, इन सब के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे. मतलब कोई कुछ गुड्स लेता था उसके बदले उसको गोल्ड या सिल्वर देता था. फिर उसके बाद पेपर मनी आ गए, ये जो नोट्स है और कॉइन्स है वो सब. अब अपन नोट्स देते हैं और गुड्स खरीदते हैं. पेपर मनी जो है वो आरबीआई कंट्रोल करता है, ये अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे. बैंक और क्रेडिट मनी आ गया, मतलब चेक्स और ड्राफ्ट्स वगैरह आ गए. और अब तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से काम हो जाता है, उसको प्लास्टिक मनी कहते हैं. क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स आर यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इट reduces risk and is easily handled and commonly accepted in payment. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? फिएट मनी और फिडुशियरी मनी. फिएट मनी क्या होता है? refers to that money issued by order authority of the government. It includes all notes and coins which people in the country are legally bound to accept as a medium of exchange. fiat money क्या होता है? जो भी मनी गवर्नमेंट इशू कर रही है, फॉर एग्जाम्पल नोट्स और कॉइन्स, ये सब गवर्नमेंट इशू करती है और जितने भी पर्सन है कंट्री में वो लीगली बाउंड होते हैं, मतलब उनको लीगली एक्सेप्ट करना ही पड़ता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज.
फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड पेई। फॉर एग्जाम्पल चेक्स, चेक्स जो है वो फिड्यूशियरी मनी है, मतलब वो गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है, ये तो जो भी पेयर और पेई है उनके ट्रस्ट पे होता है। चेक्स गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, और चेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी पर्सन लीगली बाउंड नहीं होता है, उसकी इच्छा हो तो वो कर सकता है, अगर नहीं चाहे तो वो नहीं भी कर सकता है। समझ में आ गया? फिएट मनी और फिड्यूशियरी मनी में डिफरेंस समझ में आ गया? एक गवर्नमेंट इशू करती है और एक गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। अब फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है? फुल बॉडीड मनी रेफर्स टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स whose commodity value is equal to the money value as and when they are issued। ये ब्रिटिश से उस जमाने की बात है, तब कॉइन की वैल्यू जो होती थी, अगर उसके ऊपर 1 रुपया लिखा है तो वो कॉइन की मनी वैल्यू भी 1 होती थी। लेकिन अब तो क्रेडिट मनी आ गया। क्रेडिट मनी रिफर्स दैट द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब नोट्स आ गई है, अब नोट्स पे 100 रुपीज लिखा है तो उसकी मनी वैल्यू तो 100 होगी, लेकिन वो नोट, वो कमोडिटी की वैल्यू 100 रुपीज नहीं होगी। समझ में आया? अब आगे फंक्शंस देखते हैं मनी के। दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मनी एज यूनिट ऑफ वैल्यू, इट इज अ यूनिट अकाउंट इन टर्म्स ऑफ विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, मतलब जो भी गुड्स और सर्विस की वैल्यू होती है वो मनी के टर्म्स में ही बताई जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। और क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब मनी हेल्प्स इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू। मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। तो पहले जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड की प्रॉब्लम थी वो मनी ने सॉल्व की। कैसे? मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कुछ गुड लेना है तो उसके बदले आप मनी दे सकते हो। पहले उससे कमोडिटी देनी पड़ती थी, लेकिन अब मनी दे सकते हो। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है? पहले क्या होता था, जब अपने पास मिल्क है और अपन को ग्रेन चाहिए तो सामने वाला ऐसा ढूंढना पड़ता था जो मिल्क लेने को तैयार हो, ग्रेन देने को तैयार हो। लेकिन अगर अब आपको ग्रेन चाहिए तो आप मनी दे के ग्रेन्स ले सकते हो, और अगर उसको मिल्क चाहिए तो भले ही आपके पास मिल्क नहीं हो, लेकिन वो मनी जो सामने वाले को मिली है वो उस मनी से दूसरे और किसी पर्सन से जो मिल्क बेचने को तैयार है उससे मिल्क ले लेगा। तो ये जो डबल कोइंसिडेंट ऑफ फंड की जो प्रॉब्लम थी वो मनी ने सॉल्व कर दी। समझ में आया? और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट होता क्या है? पेमेंट मेड इन फ्यूचर। तो जो मनी है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल करता है, मतलब मनी की वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। मतलब किसी कमोडिटी की वैल्यू फिक्स है, तो अगर आपको उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना है, उसको उधार में परचेस करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि उसकी वैल्यू तो फिक्स है, तो अपन आपको बाद में उतनी ही वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो उस वजह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर भी कर सकते हैं। मनी इज एन एसेट दैट कैन बी स्टोर्ड। Saving are done in terms of money. Money help people transfer their purchasing power from present use to future use. मतलब वही मनी को स्टोर कर सकते हैं, अगर बाद में यूज करना तो बाद में यूज भी कर सकते हैं। अब अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपन मनी की। डेफिनेशन ऑफ मनी हैज बीन गिवन डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एस्पेक्ट्स लाइक फंक्शंस, लीगल अप्रोच एक्सेट्रा। अलग अलग डेफिनेशन पढ़ेंगे मनी की। सबसे पहले लीगल डेफिनेशन पढ़ेंगे, फंक्शनल डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर नैरो और ब्रॉड मनी क्या होता है वो समझेंगे, और नियर मनी क्या होता है वो समझेंगे। सबसे पहले लीगल डेफिनेशन देखते हैं। मनी इज व्हाट द लॉ सेज इट इज, मतलब लॉ में जो लिखा है कि ये मनी है तो मतलब वही मनी है। इट मीन्स दैट एनीथिंग विल बी कॉल्ड मनी इफ द लॉ प्रोक्लेम्स इट टू बी मनी, मतलब वही लॉ अगर उसको बोलता है कि ये चीज मनी है तो वो मनी है। इट विल बी कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ वैल्यू, हर कोई मनी को एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एक्सेप्ट करता है। दो काइंड के मनी, लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी क्या होता है? मनी डिफाइंस अंडर द लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो भी कंट्री में मनी के लिए जो भी लॉ होगा वो लीगल टेंडर मनी है। दो टाइप के होंगे, लिमिटेड और अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। लिमिटेड मतलब ऐसा मनी जिनकी वैल्यू फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कॉइन सिर्फ 1000 रुपीज तक का पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं कर सकते हो, तो वो लिमिटेड टेंडर मनी का एग्जांपल है। और अनलिमिटेड लीगल टेंडर का एग्जांपल है नोट्स, मतलब नोट से आप कितना भी बड़ा चाहे पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉइन से पेमेंट करना है तो आप 1000 तक का ही पेमेंट कर सकते हो। इट विल बी एंडोड विद लीगल टेंडर पावर, दैट इज इट हैज लीगल पावर टू डिस्चार्ज डेट्स, मतलब डेट्स को डिस्चार्ज करने की मनी के अंदर लीगल पावर होती है। और नॉन लीगल टेंडर मनी कौन सा होता है?
optional money. This money is accepted on the basis of trust at the issuer of the money commands. मतलब पेयर और पेई उन दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है उसके बेसिस पे ही होता है. इसके भी एग्जांपल क्या है, चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. ये सब गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, मतलब ये सब लॉ में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये सब कॉमनली यूज होते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ये नॉन लीगल टेंडर मनी है. समझ आ गया. अब फंक्शनल डेफिनेशन क्या होती है मनी की. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एनीथिंग विच परफॉर्म दीज फंक्शंस विल बी कॉल्ड मनी. अभी अपन ने 4 फंक्शंस पढ़े हैं मनी के, तो वो 4 फंक्शन मतलब यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर कोई भी ये 4 फंक्शंस को फुलफिल करती है तो वो मनी है. जनरल एक्सेप्टेंस इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मनी. मतलब वो जो भी मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए. इट इम्प्लाइज दैट कॉइन्स एंड पेपर करेंसी, जिसको फिएट मनी भी बोलते हैं, एंड चेकेबल डिपॉजिट्स जो फिडुशियरी मनी है, विल कम अंडर द फंक्शन डेफिनेशन ऑफ द मनी. समझ में आ गया. अब नैरो और ब्रॉड मनी क्या होता है वो समझते हैं. नैरो मनी क्या है. इट इज बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन ऑफ द मनी. मनी का फंक्शन था मीडियम ऑफ पेमेंट या मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो जो भी मनी जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज आ रहा है वो नैरो मनी है. इट इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स. तो नैरो मनी के अंदर क्या क्या आता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स. और ब्रॉड डेफिनेशन क्या है, इट बेस्ड अपॉन स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ द मनी. मतलब ये मनी के स्टोर वैल्यू वाले फंक्शन पे बेस्ड होता है. इट इंक्लूड्स करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. मतलब नैरो मनी में जो आता है वो दोनों तो है ही, उसके साथ साथ सेविंग डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स भी है. मतलब अगर सेविंग डिपॉजिट्स में या टाइम डिपॉजिट्स में अपन ने सेव कर रखा है तो वो ब्रॉड मनी के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन वो नैरो मनी के अंदर इंक्लूड नहीं होगा. मतलब नैरो मनी वो मनी है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो सके, लेकिन ब्रॉड मनी में जो सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट है वो उसको अपन तुरंत मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज नहीं कर सकते. उसको पहले लिक्विडेट करना पड़ेगा, उसको पहले उस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो सके. समझ में आ गया. अब मनी और नियर मनी क्या होता है. मनी इज एनीथिंग विच इज यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. जो भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो रहा है वो मनी है. इट हैज लीगल सैंक्शन ऑफ द लॉ ऑफ लैंड. मतलब गवर्नमेंट ने उसको लीगलाइज कर रखा है. देयरफॉर इट रिफर्स टू द पेपर करेंसी, कॉइन्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स. इट बेसिकली रिफर टू कैश. अपन जनरली उसको कैश ही बोलते हैं. और इट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ द मनी. तुरंत पेमेंट करने के लिए काम आता है, इसलिए वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म है मनी का. लिक्विड है मतलब गीला नहीं है, मतलब वो लिक्विड की तरह फ्लो होता है. नियर मनी क्या है. इट इज द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी. इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. ऐसा मनी जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कैश की फॉर्म में नहीं है. मनी जो है वो कैश की फॉर्म में था, लेकिन नियर मनी जो है वो कैश की फॉर्म में नहीं है, लेकिन जब चाहो तब उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस इज हाईली लिक्विड एसेट, फॉर एग्जांपल बॉन्ड, शेयर, गोल्ड एक्सेट्रा. इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मतलब उसको पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपन उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर पाएंगे. समझ आ गया. मनी सप्लाई क्या होता है. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन इकोनॉमी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब इकोनॉमी में जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है वो सब मनी सप्लाई है. मनी सप्लाई ऑफ अ कंट्री इम्प्लाइज द स्टॉक ऑफ मनी एट द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम. किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा है वो स्टॉक मनी सप्लाई है. मनी सप्लाई इज अ स्टॉक वेरिएबल एंड रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म. ऐसा स्टॉक जो स्पेंडेबल फॉर्म में हो, मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने के लिए तैयार हो, वो स्टॉक मनी सप्लाई है. समझ में आ गया. मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या है. करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक. पब्लिक मतलब क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म. जितने भी कॉइन्स और जितने भी पेपर नोट्स पब्लिक के पास है, मतलब जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है अपने जैसे या फिर कोई बिजनेस फर्म है, उनके पास टोटल जितना भी मनी है वो करेंसी है. इसको सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से. डिमांड डिपॉजिट डीडी से डिनोट करते हैं. डिमांड डिपॉजिट क्या होता है. दिस आर डिपॉजिट मेक टू द बैंक, दिस आर विड्रॉल थ्रू द चेक. ऐसा मनी जो बैंक के अंदर डिपॉजिट करा रखा है, जिसको अपन जब चाहे तब चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिमांड डिपॉजिट है. दिस आर इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई बिकॉज दिस आर क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स अगेंस्ट बैंक which can be transferred from one person to another person by mean of check on demand by the creditor or depositor. मतलब ये easily transferable है. तो मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है. करेंसी और डिमांड डिपॉजिट. समझ में आ गया. अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई क्या है. 4 मेजर है टोटल. M1, M2, M3 और M4. M1 में क्या क्या आता है. C प्लस DD प्लस OD. C क्या है. करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक.
जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म्स है उनके पास जितना भी मनी है नोट्स और कॉइन्स के फॉर्म में, वो सब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक में आता है। दूसरा क्या है, डिमांड डिपॉजिट। अभी अपन ने पढ़ा जो बैंक के पास जितना भी मनी है जो कि कोई भी अकाउंट होल्डर इजीली विड्रॉ कर सकता है किसी भी टाइम पे, वो डिमांड डिपॉजिट है। और अदर डिपॉजिट्स क्या है, ऐसे डिपॉजिट जो ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास है जो आरबीआई के अंडर है, मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हो गई, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हो या वर्ल्ड बैंक, इन सब के पास जो भी डिपॉजिट्स है वो सब अदर डिपॉजिट्स में आता है। तो M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स। दूसरा मनी मेजर क्या है, M2। M2 में क्या आता है, जो M1 में आता है वो तो है ही, प्लस उसके साथ सेविंग डिपॉजिट्स आते हैं। सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। जितना भी सेविंग डिपॉजिट है वो भी अगर M1 में प्लस कर दो तो वो M2 हो जाता है। तो M2 के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, C प्लस DD प्लस OD प्लस SD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। क्लियर है, आगे देखते हैं। M3 क्या होता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। ऐसे टाइम डिपॉजिट जो कि कॉमर्शियल बैंक के साथ है, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जो एक टाइम के बाद मैच्योर हो जाएंगे, जो एक टाइम के बाद कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो सब टाइम डिपॉजिट होते हैं। तो M3 में क्या क्या आता है, M1 में जो आता है वो करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट, और उनके साथ ही अगर टाइम डिपॉजिट ऐड कर दो तो वो M3 हो जाता है। और अगर M3 में टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस जोड़ दो तो वो M4 हो जाता है, लेकिन टोटल डिपॉजिट्स में से NSC एक्सक्लूड होना चाहिए। समझ में आ गया। M1 क्या है, C प्लस DD प्लस OD। M2 क्या है, C प्लस DD प्लस OD प्लस SD। M3 क्या है, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD। और M4 क्या है, C प्लस DD प्लस OD प्लस TD प्लस टोटल डिपॉजिट्स। जो M1 और M2 है वो नैरो मनी के एग्जांपल है, और जो M3 और M4 है वो ब्रॉड मनी के एग्जांपल है। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विडेट है क्योंकि वो कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकता है, और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, मतलब उसको इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और M3 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M3 जनरली यूज होता है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।